और कोलंबिया विश्वविद्यालय न्यूयॉर्क में, संयुक्त राज्य अमेरिका में वो विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में अध्यापन कार्य कर चुके हैं। 2012 में हम्बोल्ट यूनिवर्सिटी बर्लिन जर्मनी में वो प्रोफेसर के रूप में एशियाई और अफ्रीकी अध्ययन संकाय में उन्होंने अध्यापन कार्य किया है। दुनिया के कई देशों की उन्होंने यात्राएं की हैं। उनकी अभिरुचियां समाज विज्ञान प्रविधि की ओर, जो हाशिए के लोगों का समाजशास्त्र है उस पर, पराधीन और स्वाधीन जो दलित राजनीतिक नेतृत्व है उस पर, दक्षिण एशिया का समाजशास्त्र और सामाजिक आंदोलन, भूमंडलीकरण एवं सामाजिक परिवर्तन जैसे अलग क्षेत्रों में उनके शोध आलेख विभिन्न देश के दुनिया के जर्नल्स में प्रकाशित हैं। उनकी किताबें 4-5 किताबें बहुत ही चर्चित हैं। कास्ट एंड डेमोक्रेसी इन इंडिया, इंडियाज ग्रोइंग रिवोल्यूशन, दलित असर्शंस एंड न्यू हॉरिजन्स, दलित लीडरशिप इन इंडिया, डायनेमिक्स ऑफ चेंज एंड कंटिन्यूटी इन द एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन, वॉइसेस फ्रॉम द मार्जिन्स, और इसी तरह से ढेर सारे अकादमिक सक्रियताओं के नाते काफी चर्चा में रहते हैं। ऐसे प्रोफेसर विवेक कुमार जी को आज हम अपने बीच में पाकर हर्षित हैं। और जब हम तैयारी कर रहे थे कार्यक्रम की तो ब्रोशर में उनके नाम के आगे जब हम पदनाम लिख रहे थे तो प्रोफेसर इतिहास विभाग मेंशन हो गया था। कदाचित संवैधानिक इतिहास पर वो आज अपना वक्तव्य रखेंगे, आरक्षण के संवैधानिक इतिहास पर। वो थोड़ी सी त्रुटि हुई थी, इसके लिए हम क्षमा चाहेंगे उनसे। और वो समाज विज्ञान के अध्येता हैं, आचार्य हैं। मैं आदर के साथ प्रोफेसर विवेक कुमार जी को माइक हैंडओवर करता हूं कि वो आज के इस कार्यक्रम में आरक्षण के संवैधानिक इतिहास पर एक निवेदन के साथ कि सर समय का ध्यान रखते हुए कितना समय देंगे, समय बता दीजिए, उसी हिसाब से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं हमको। 25 मिनट समय है सर। ओके, तो 53 हो रहा है, 11:53 है मेरी घड़ी में। अरे सर स्वागत है सर। 25 कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं, 5 मिनट ज्यादा नहीं हो सकता है। टीचरों को बड़ा अनुशासित होना चाहिए और बच्चे भी देख रहे हैं, इसलिए बहुत अनुशासन से अपनी बात रखना चाहता हूं। जी अवश्य सर, अभिनंदन है आपका। थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी कॉन्ग्रेचुलेट श्री लाल बहादुर शास्त्री डिग्री कॉलेज सिविल लाइन्स गोंडा, उत्तर प्रदेश, फॉर ऑर्गेनाइजिंग सच अ contemporary issue which is very controversial, very emotional. I really thank from the core of the heart the principal of the college, Ms. Vandana Saraswat ji, if I have spelled correctly, and of course the organizing committee secretary GL Prajapati ji, who prevailed upon me for giving this lecture. What I'll do, I'll make at least 7 points and then actually उसके बाद थोड़ा सा मैं अलग से बात करूंगा। अंग्रेजी और हिंदी दोनों में मेरी हिंदी इतनी परिमार्जित नहीं है जितनी कि प्रजापति जी की थी, तो इसलिए आप मेरे साथ थोड़ा सा जो है बर्दाश्त करेंगे। मैंने जो टॉपिक दिया था वो था कि philosophical moorings of reservations, जो रिजर्वेशन का दार्शनिक तथ्य था उसके आधार पर मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ। सो व्हाट इज द हिस्ट्री? ये इतिहास में पहली बार जो रिजर्वेशन की बात बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कब की, वहां से मैं इस बात को शुरू करना चाहूंगा। And what were the basis on which Baba Saheb Ambedkar asked for representation of the scheduled caste, scheduled tribe, other backward classes and minorities at that time? वो क्या आधार थे? उन आधार की मैं बात करना चाह रहा हूँ। एक समाजशास्त्री होने के नाते जो है हम लोग को ट्रेनिंग ये होती है कि हम लोग बताएं what it is,
ये क्या है और ये क्यों है, इसके ऊपर जो है हम लोग बात हुआ। क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, ये पॉलिसी का मैटर है, इसलिए वो सब्जेक्टिविटी में आ जाता है, इसलिए हम लोग सब्जेक्टिविटी की बात नहीं करते हैं। वी ओनली टॉक अबाउट कॉन्क्रीट ट्रूथ, व्हाट इट इज, व्हाई इट इज एंड हाउ इट इज। वो क्या है, क्यों है और कैसे है, ये समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से। और क्योंकि ये एक अकादमिक एक्सरसाइज है, इसलिए मैं थोड़ा सा राजनीति को अलग रखते हुए अकादमिक तौर पर ही अपनी बात रखना चाहूंगा। टू बिगिन विद, बाबा साहब अंबेडकर ने सबसे पहली बार प्रतिनिधित्व की बात करते हुए 1919 में साउथ बरो कमेटी को एक ज्ञापन दिया। साउथ बरो कमेटी जो थी वो फ्रेंचाइज कमेटी थी, और फ्रेंचाइज कमेटी के अंदर, फ्रेंचाइज कमेटी में ये बताने के लिए बनाई गई थी कि क्यों और किस आधार पर लोगों को प्रतिनिधित्व दिया जाए। बाबा साहब अंबेडकर ने बाकायदा मेमोरेंडम में कहा, और उन्होंने जो है 5 आधार बताए, और कुछ आधार मैं अलग से लूंगा, कम से कम 7 आधार बताए। फिलोसॉफिकल जो अंडरपिनिंग है उसकी रिप्रेजेंटेशन की, जिसको आज रिजर्वेशन में परिवर्तित कर दिया गया है। बेसिकली ये बात शुरू हुई थी प्रतिनिधित्व की, स्व प्रतिनिधित्व, सेल्फ रिप्रेजेंटेशन। प्रतिनिधित्व में बार बार कह रहा हूं, रिजर्वेशन का शब्द उस मेमोरेंडम में बाबा साहब अंबेडकर ने नहीं यूज किया था। पहला जो प्रतिनिधित्व का कारण बताया बाबा साहब ने कि क्यों सभी समाजों को सरकार के अंदर प्रतिनिधित्व क्यों मिलना चाहिए, इसकी बात का पहला आधार था, गवर्नमेंट इज ए स्पेस टू हार्नेस द कैपेबिलिटी एंड कैपेसिटी ऑफ द इंडिविजुअल्स। सरकार एक ऐसी जगह होती है जहां पर व्यक्ति अपनी योग्यताओं को, क्षमताओं को और ज्यादा मांझ करके बढ़ाता है, और इसलिए सभी समाजों का सरकार के अंदर प्रतिनिधित्व होना चाहिए, क्योंकि उनको वो मौका मिलेगा कि वो अपनी क्षमताओं को मान सके और उनको बढ़ाया जा सके। इसलिए पहला आधार था टू हार्नेस द कैपेबिलिटी ऑफ द इंडिविजुअल। दूसरा, बाबा साहब अंबेडकर ने कहा, दूसरा आधार क्या था? दूसरा आधार यह था, अगर जो अच्छी सरकार आपको बनानी है, तो ए गुड गवर्नमेंट इज नॉट दैट इज मेड आउट ऑफ ओपिनियंस ऑफ द पीपल। लोगों के ओपिनियन के आधार पर बनी हुई सरकार अच्छी सरकार नहीं होती। एक अच्छी सरकार वो होती है जो लोगों को स्वप्रतिनिधित्व दे, क्योंकि स्वप्रतिनिधित्व आवश्यक है एक अच्छी सरकार के लिए। यह दूसरा आधार था। तीसरा आधार बाबा साहब अंबेडकर ने बताया कि अगर हमको, क्योंकि भारतीय समाज, भारतीय जो सामाजिक संरचना है वो बटी हुई है, वो जातियों में बटी हुई है, उसको अभी एक साथ मिल करके निर्णय लेने की क्षमता नहीं डेवलप हुई है। और यही आधार था कि ब्रिटिश कह रहे थे कि यू इंडियंस डोंट डिजर्व डेमोक्रेसी, क्योंकि आप लोग इतने बटे हुए हो, आप कैसे डेमोक्रेसी चला सकते हो। तो बाबा साहब अंबेडकर ने कहा कि ऐसा ही तो पाश्चात्य देशों में रहा है कि वो भी विभिन्न रेसों में बटे हुए थे, लेकिन जब उनको अवसर मिला साथ में मिल करके निर्णय लेने का, जब तबादलाए ख्यालात होने लगे, when they started exchanging their views, then and then only they developed a capacity and capability to take this decision unitedly। और इसलिए भारतीय समाज के अंदर लोगों को निर्णय लेने की क्षमता अगर विकसित करवानी है तो उन सबको प्रतिनिधित्व दिया जाए जिन समाजों का प्रतिनिधित्व कभी नहीं रहा। Therefore, actually it was required to give them representation so that diverse community and diverse society,
diverse caste of the people, they should come together and they start taking decision collectively. They should understand the demands, जो लोगों की चाहत क्या है, उनकी जरूरत क्या है. जब तक वो साथ में अंतरक्रिया नहीं करेंगे तब तक वह एक दूसरे के प्रॉब्लम को समझेंगे नहीं और वो डिसीजन नहीं ले पाएंगे. और इसलिए सभी समाजों का राजनीति में और यहां तक कि एडमिनिस्ट्रेशन में सभी समाजों का प्रतिनिधित्व आवश्यक है. ये तीसरा कारण था साथियों प्रतिनिधित्व मांगने का. चौथा कारण बाबा साहब ने बताया, इंप्लीमेंटेशन ऑफ इफेक्टिव जस्टिस. अगर आपको वास्तविकता में न्यायिक व्यवस्था का इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन कराना है तो सभी समाजों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए. अगर एक ही समाज के लोगों का प्रतिनिधित्व इसके अंदर नहीं होगा, यानी कि ब्यूरोक्रेसी में नहीं होगा, तो न्यायिक व्यवस्था का जो वास्तविक स्वरूप है वो लागू नहीं हो पाएगा. और उन्होंने एग्जाम्पल दिया, 2 एग्जाम्पल दिए फॉरेन कंट्री के. एक एग्जाम्पल, he gave example from Paris Commune by Karl Marx, who has said that if bureaucracy is not oriented towards change, अगर कर्मचारी तंत्र परिवर्तनगामी नहीं है तो आप कोई भी कानून व्यवस्था को व्यवहारिक रूप में नहीं लागू कर सकते, क्योंकि वो जो कर्मचारी तंत्र है वो हमेशा बायस्ड रहेगा, क्योंकि वो सभी समाजों का प्रतिनिधित्व नहीं करता. और इसलिए जब रशियन रेवोल्यूशन हुई, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, when the Russian revolution occurred in Russia, then Lenin changed the bureaucracy. He changed the bureaucracy because he wanted social transformation. और social transformation भारत में जब अंग्रेज शासन कर रहे थे, when the British were governing, they did not give suitable representation. उन्होंने सभी समाजों को प्रतिनिधित्व नहीं दिया. They only gave representation to a particular minuscule minority, and therefore जो social change, सामाजिक परिवर्तन होना चाहिए था, वो सामाजिक परिवर्तन नहीं हो पाया. Therefore बाबा साहब ने कहा, ये जो हमारा कर्मचारी तंत्र है, इसको प्रतिनिधित्व, how should we make this bureaucracy a representative bureaucracy? If we really want to make this bureaucracy a representative bureaucracy, अगर हम इस कर्मचारी तंत्र को एक प्रतिनिधित्वकारी कर्मचारी तंत्र बनाएं जो कि परिवर्तनगामी होगा, तो उसके लिए हमको बाकायदा सभी समाजों का प्रतिनिधित्व देना पड़ेगा. और इसलिए उन्होंने यहां पर रिप्रेजेंटेशन मांगा, सेल्फ रिप्रेजेंटेशन एक बार फिर से मांगा. साथियों, अब मैं आता हूं एक रिप्रेजेंटेशन, सेल्फ रिप्रेजेंटेशन का एक और कारण था, और वो था मॉरल कारण, यानी कि नैतिक आधार पर भी बाबा साहेब अंबेडकर आस्क्ड फॉर सेल्फ रिप्रेजेंटेशन. वो नैतिक कारण क्या था? वो ये था कि 1885 में भारत में पब्लिक सर्विस कमीशन हैड ऑलरेडी अराइव्ड इन 1885 इन इंडिया. 1885 में पब्लिक सर्विस कमीशन आ गया था, और गोपाल कृष्ण गोखले had given a memorandum to British government. ब्रिटिश गवर्नमेंट को गोपाल कृष्ण गोखले ने एक मेमोरेंडम दिया. क्या? व्हाट वाज द मेमोरेंडम? He said that, in British bureaucracy, Indians are not being given representation. ब्रिटानिया साम्राज्य के कर्मचारी तंत्र में भारतीयों का प्रतिनिधित्व नहीं हो रहा है, और इसकी वजह से उनकी योग्यता का क्षय हो रहा है, और इसकी वजह से वो लोग पूर्ण पौरुष को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं.
उनकी क्षमताओं का क्षरण हो रहा है। डॉर्फिंग एंड स्टंटिंग ऑफ इंडियन इज टेकिंग प्लेस बिकॉज दे आर नॉट गिविंग रिप्रेजेंटेशन इन द ब्रिटिश ब्यूरोक्रेसी। और यहां तक कि बाबा साहब को यह उद्धृत करना पड़ा कि भाई ठीक है, ब्रिटिश ब्यूरोक्रेसी तो केवल 150 साल पुरानी है, और 150 साल पुरानी ब्यूरोक्रेसी में भारतीयों को प्रतिनिधित्व नहीं मिला तो उनकी क्षमता कम हो गई, उनका पौरुष का नाश हो रहा है, वो अपनी जो है कैपेसिटी और कैपेबिलिटी को मांझ नहीं पा रहे हैं और बड़े सूक्ष्म होते जा रहे हैं, डॉर्फ की तरह, छोटे जो चिड़िया होती है उसकी तरह होते जा रहे हैं। 150 साल में ही केवल बाबा साहब ने एक रेखा खींची और बाबा साहब ने कहा भाई 150 साल में ही अगर आपका जो है चरण हो गया है, अगर 150 साल में ही आपका क्षय हो गया है, आपकी क्षमताओं का क्षय हो गया है, तो हम दलितों को आप देखिए, आपने तो 1500 वर्षों से हमको कुछ नहीं दिया है, हमको कोई अधिकार नहीं दिए हैं, तो हमारी क्षमताओं का, हमारी कैपेसिटी, हमारी कैपेबिलिटी, हमारे पौरुष का कैसे नाश हुआ है। यू हैव टू थिंक ऑफ आवर manhood, our capacity, our capability, and if we are not able to give representation to us, then this is immoral. You are asking representation, आप अपने लिए तो प्रतिनिधित्व मांग रहे हो, लेकिन दलितों के लिए आप प्रतिनिधित्व देने के लिए तैयार नहीं हो, पिछड़ों के लिए आप प्रतिनिधित्व देने के लिए तैयार नहीं हो, अकलियतों को प्रतिनिधित्व देने के लिए तैयार नहीं हो। Therefore there is a moral question for self-representation of the Dalits, backward classes and minorities during that time. That was Baba Saheb Ambedkar's memorandum of 1919. He said, एक छोटा कारण जो था जिस वजह से बाबा साहब ने स्वप्रतिनिधित्व मांगा, और वो था कि दलितों की जो प्रॉब्लम है, ट्राइबल्स की जो प्रॉब्लम है, वो एक विशिष्ट प्रकार की प्रॉब्लम है। इट इज अ यूनिक प्रॉब्लम, और वो प्रॉब्लम वह समाज का ही आदमी समझ सकता है। वो कहावत है, जाके ना हो पैर दिवाई वो क्या जाने पीर पर आई। द ओनली वियरर ऑफ द शू नोज वेयर इट पिंचेस। इसलिए दलितों की प्रॉब्लम चूंकि विशिष्ट है, और इसलिए उस विशिष्ट प्रॉब्लम को समझने के लिए भी उनको स्व प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए। आप हमारे कब तक प्रतिनिधित्व करते रहेंगे? आप हमारा ओपिनियन समझते हैं, आप हमारी आकांक्षाएं समझते हैं, लेकिन चौधराहट आप कब तक करते रहेंगे? और साथियों, यहीं पर जो छठा कारण आता है वो है डेमोक्रेसी का। प्रजातांत्रिक मूल्यों की स्थापना, प्रजातांत्रिक व्यवस्था की स्थापना कैसे होगी, ये बाबा साहब अंबेडकर ने जो है बाकायदा रेखांकित किया। उन्होंने कहा, यद्यपि एक सरकार, एक डेमोक्रेटिक सरकार आकांक्षाओं को या ओपिनियन को रिप्रेजेंट करने वाली, one government which represent the opinion of the people, no doubt it is a good government, but that government is not conducive for implementing democracy. वो गवर्नमेंट प्रजातंत्र को क्रियान्वित करने वाली सरकार नहीं हो सकती। And therefore, friends, he started telling, अगर केवल ओपिनियन के बेसिस पर प्रजातांत्रिक सरकार बनेगी तो क्या होगा? एक वर्ग हमेशा रूलर बना रहेगा और दूसरा रंक बना रहेगा। One will be ruler and another will be ruled. So this thing should change. If there is only government, जो गवर्नमेंट केवल बेस्ड ऑन ओपिनियन है और उसमें एक ही वर्ग सदा कानून बनाता रहेगा, तो वो जो कानून बना रहा है वो हमेशा राजा बना रहेगा, और जो कानून को ले रहा है, जिसके ऊपर कानून लागू किया जा रहा है, वो हमेशा रंक बना रहेगा। ये स्थिति जो है डेमोक्रेसी में परिवर्तित नहीं होगी। दिस विल नॉट
be conducive for the development of the democracy. And therefore, if democracy has to usher, अगर प्रजातंत्र पैदा होना है, तो you have to give representation to the people who are not represented at all. जिनका प्रतिनिधित्व कभी नहीं हुआ है, उनको प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए, जिससे कि उनके हाथ में भी वो ताकत आए कि वो दूसरों के लिए कानून बना सकें। और जब जो लोग हमेशा से सताए हुए हैं, निकाले गए हैं, बहिष्कृत किए गए हैं, अगर उनको भी सत्ता के अंदर प्रतिनिधित्व मिलेगा और वो भी दूसरों के लिए कानून बनाएंगे, तब एक सुसंगठित प्रजातंत्र पल्लवित होगा, फलित होगा। A democracy will be flourishing only when the ruled gets the opportunity to make rule for the others. ये नहीं कि एक ही समाज बनाए चला जा रहा है रूल, सदियों से वही बनाएगा रूल और दूसरा आदमी झेलता रहेगा, तो वो प्रजातंत्र कभी पल्लवित नहीं हो सकता। इसलिए साथियों, बाबा साहब अंबेडकर ने फिलोसफिकली, दर्शन के आधार पर, therefore to make this Indian society a more democratic society, he asked for self-representation of the people who were excluded from the society. बहिष्कृत लोगों के लिए उन्होंने स्वप्रतिनिधित्व की मांग की, जिससे कि प्रजातंत्र मजबूत हो सके। लेकिन साथियों, प्रजातंत्र इस तरह तो मजबूत नहीं हो सकता, प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए। एक लास्ट कारण जो फिलोसफिकल था, वो साथियों बहुत जरूरी है। वो बाबा साहब अंबेडकर ने, मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, वो रूसो को उन्होंने समझा होगा। रूसो कह रहे थे कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ पीपल इन द सोसाइटी व्हिच आर बोर्न, वन इज बोर्न with the virtue of governance and another are virtue of slave. There are two types of people. और भारतवर्ष में भी लगभग अगर आप स्मृति के तहत देखें तो कुछ लोग यहाँ भूदेव हुआ करते थे और कुछ लोग केवल सेवा करने के लिए पैदा हुए थे। और इसलिए बाबा साहब अंबेडकर ने कहा, अगर ये थिंकिंग प्रोसेस है कि कुछ लोग यहाँ पर भूदेव हैं, तो कभी भी प्रजातंत्र यहां पर लागू नहीं होगा। अगर कुछ लोग यहां पर गवर्निंग क्लास कहलाएंगे और कुछ लोग केवल और केवल सेवा के लिए रह जाएंगे, तो प्रजातंत्र कभी पल्लवित या फलित नहीं होगा। और इसलिए बाबा साहब अंबेडकर ने कहा कि यह स्थिति बदलनी चाहिए, दिस शुड चेंज। और यह चेंज इसलिए भी जरूरी था कि लोगों की थिंकिंग बदले कि नहीं, समाज में सभी बराबर हैं और सभी लोगों को गवर्निंग प्रोसेस के लिए राइट्स की आवश्यकता है। और इसलिए प्रजातंत्र पल्लवित होगा तब जब सभी समाजों को बराबर रिप्रेजेंटेशन, प्रतिनिधित्व करने का, कानून बनाने का, शिक्षा ग्रहण करने का और न्याय करने का जब तक बराबर अधिकार नहीं मिलेगा, तब तक प्रजातंत्र नहीं होगा, लोगों की चेतना नहीं होगी। आप इवन इफ स्टिल यू स्टार्ट इन द contemporary society, taking example, people have not changed their thinking. There is a president of India, but he is Dalit president of India. There is Chief Justice of India, but he remains a Dalit Chief Justice of India. There is a professor, he is a Dalit professor. There is a chief minister, who is a Dalit OBC chief minister. So this thinking has not changed yet, and therefore we need self-representation for, and self-representation is nothing but known as reservation. Now, it is here, friends, that we have to look the constitution, how this whole philosophy was brought in the constitutional philosophy. ये जो हमारे स्टूडेंट अगर सुन रहे हैं, they should read the constitution not as a law book. Constitution of India is also a sociological document. एक समाजशास्त्रीय वो ग्रंथ है
उसको समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से भी हमें अपना संविधान पढ़ना चाहिए। और मैं आग्रह करूंगा अपने विद्यार्थियों से कि आप समाजशास्त्र के दृष्टिकोण से अपने संविधान को पढ़िए। अगर संविधान के अंदर प्रदत्त जो मूल्य हैं, जो नैतिक मूल्य हैं, अगर आप उनको समझ पाएंगे तो आप एक अच्छे नागरिक बन सकते हैं। वरना व्यक्ति तो बन जाएंगे लेकिन नागरिक बनने के लिए बहुत समय लगेगा, क्योंकि नागरिकों के अपने अधिकार होते हैं, उनके कर्तव्य होते हैं, उनके जो है अधिकार और कर्तव्य मिला करके एक नागरिक बनता है। तो इसलिए हमको अपने कॉन्स्टिट्यूशन को देखना चाहिए, और कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल को अगर हम प्रस्तावना को देखें तो फ्रेंड्स, उसके अंदर दो बातें बहुत माकूल हैं, और इसलिए हमें समझना चाहिए कि उसके अंदर जो सामाजिक न्याय का फलसफा है, द टर्म सोशल जस्टिस, वो प्रिसीड करता है इक्वलिटी, लिबर्टी और फ्रैटर्निटी से। हमारे लोग इक्वलिटी, लिबर्टी और फ्रैटर्निटी बार बार बोलते हैं, समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व तो बोलते हैं, लेकिन सामाजिक न्याय को गौड़ कर जाते हैं। मुझे लगता है सामाजिक न्याय जो है वो भारत के संविधान की विश्व को एक नवीन देन है। ये बात तो फ्रेंच रेवोल्यूशन में या रशियन रेवोल्यूशन में भी सामाजिक न्याय की बात नहीं आती है, और फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी इक्वलिटी, लिबर्टी, फ्रैटर्निटी तक रुक जाते हैं, लेकिन सामाजिक न्याय की व्यवस्था की बात नहीं होती है। देयरफॉर फ्रेंड्स, ये जो सामाजिक न्याय है, सोशल जस्टिस है, उसके तहत हमको स्वप्रतिनिधित्व देखना चाहिए। और दूसरी उसको मिला करके प्रियम्बल, जब भी हम संविधान की धारा 16(4), 15(4), 16(4), धारा 46, 330, 332, 335, 244D, 244D, एक्चुअली जो रिजर्वेशन है वो यहीं पर है। एक राजनीतिक रिजर्वेशन है जो धारा 330 और 332 के तहत आता है। लोकसभा में रिजर्वेशन धारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330 से 330 से पॉलिटिकल रिजर्वेशन, 332 रिजर्वेशन इन विधानसभा में आता है, 335 के तहत रिजर्वेशन नौकरियों में आता है, और धारा 46, 15(4) और 29(1) अनुच्छेद 29(1), 15(4) एंड 46, इससे हमारा जो है शिक्षा के आधार पर शिक्षा में रिजर्वेशन बनता है। और भारतीय संविधान का 243D और 243D, ये जो है बाकायदा लोकल बॉडीज में, पंचायती राज में आरक्षण, और उसके बाद जो है हमारा म्यूनिसिपैलिटीज में आरक्षण। ये जो आरक्षण शब्द है अगर आप देखेंगे वो धारा 335 में कहीं नहीं वो है, वो 335 में आरक्षण शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। उसके अंदर है बाकायदा claims of scheduled caste and claims of scheduled caste and scheduled tribe will be taken into consideration। और उस अनुच्छेद में 335 अनुच्छेद में there is no mention of any time limit। जो बार बार हमारे लोग कहते हैं 10 वर्ष के रिजर्वेशन हुआ और 10 वर्ष के लिए रिजर्वेशन, ये कब तक चलेगा? ये साथियों 10 वर्ष का कोई रिजर्वेशन का क्राइटेरिया मुकर्रर नहीं था। अगर कहीं पर जिक्र आता है 10 वर्ष का तो वो आता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330 और 332, दैट इज पॉलिटिकल रिजर्वेशन। पॉलिटिकल रिजर्वेशन में यह कहा गया कि देयर विल बी रिव्यू आफ्टर 10 years। देयर विल बी रिव्यू आफ्टर 10 years to see whether there is adequate representation of scheduled caste and scheduled tribe। उनका माकूल प्रतिनिधित्व हुआ कि नहीं हुआ, इसकी जो है हम पड़ताल करेंगे। पड़ताल करने का मतलब कहीं से यह नहीं हुआ कि राजनीतिक रिजर्वेशन भी उसकी मियाद मुकर्रर की गई थी। ए टाइम लिमिट वाज फिक्स्ड फॉर दैट, देयर वाज नो सच थिंग। एंड देयरफॉर वी हैव टू थिंक ऑफ वेरी फिलोसॉफिकल आइडिया, जो एक दर्शन के तौर पर
क्यों रिजर्वेशन निहित किया गया, वो 2 मिनट में खर्चा करना चाहूंगा। एक बात जो हमने बताई, सामाजिक न्याय, ये दर्शन का हिस्सा बन जाता है कि जिन समाजों को सदियों से सताया गया, इसलिए बार बार लोग कहते हैं कि ये जातिगत रिजर्वेशन है। जातिगत, मैं उससे भी मुत्तफिक नहीं हूं। आई डू नॉट एग्री दैट दिस रिजर्वेशन इज बेस्ड ऑन कास्ट। नो, इट इज बेस्ड ऑन इनह्यूमन क्राइटेरिया, जो अमानवीय व्यवहार समाज के साथ हुए, समाजों के साथ सदियों से। आप टेम्पोरल हिस्ट्री को भूल जाते हैं, ऐतिहासिकता को भूल जाते हैं। जो 1000 वर्ष की ऐतिहासिकता है उसको लोग मना कर देते हैं। और जो क्यूमुलेटिव डिप्राइवेशन है, एक समेकित डिप्राइवेशन है। समेकित का मतलब कुछ लोग गरीब हो सकते हैं, केवल आर्थिक तौर पर गरीब हो सकते हैं, लेकिन साथियों वो सामाजिक तौर पर गरीब नहीं है, वो सांस्कृतिक तौर पर गरीब नहीं है। वो लोग जो है त्योहार तीज मनाने के तौर पर, भगवान की मंदिर में जाने के रूप में गरीब नहीं है। लेकिन कुछ समाज समेकित रूप से शिक्षा, धर्म, राजनीति, अर्थव्यवस्था, यहां तक कि रिहायशी तौर पर भी वो बहिष्कृत है। यानी कि दे कैन नॉट लिव इन द सेंटर ऑफ द विलेज, दे हैव बीन इन एक्सर्टेड टू चमरौटी, पसियाना, गुसियाना और यहां तक कि धोबियाना। ये लोग दे हैव बीन रेलीगेटेड टू पेरिफेरी। इसलिए जब हम रिजर्वेशन की गणना करते हैं तो समेकित वंचना की बात को ध्यान में रखना चाहिए, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है क्यूमुलेटिव डिप्राइवेशन। क्यूमुलेटिव, और 46 प्रकार की वंचना मैंने जो है एक लिस्ट बनाई है। यहां तक कि यज्ञ पवित्र से लेकर के नार बियाना, मल की उठाई, नार बियाना, और जिसे कहना चाहिए मरे हुए जानवर की उठाई, मल की सफाई, और यहां तक कि जानवर की उपजाई, ऑल दीज एस्पेक्ट्स आर कंसिडर्ड टू बी cumulative deprivation of the people. Cumulative deprivation and long history of deprivation. सदियों की वंचना है ये 10 वर्ष 100 साल की नहीं, कई 100 वर्षों की है। इसलिए साथियों ये वंचना का एक स्पेसिफिक नेचर, इसकी प्रकृति है। इस वंचना को केवल आर्थिक वंचना के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। और इसलिए मैं बार बार कहता हूं, आरक्षण गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है। गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम मनरेगा है। अगर सचमुच आपको गरीबी का उन्मूलन करना है तो आप मनरेगा को दीजिए, आप उनको छात्रवृत्ति दीजिए, आप आरक्षण नहीं दे सकते। और इसलिए दलितों का, पिछड़ों का और यहाँ तक कि आदिवासियों का जो रिजर्वेशन है वो आर्थिक आधार पर नहीं है, वो जातीय आधार पर नहीं है, बल्कि वो सदियों की वंचना के आधार पर है, जो समेकित वंचना है, जिसमें आपका एजुकेशन, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, कल्चरल, रिलीजियस, ये सब मिली हुई 46 प्रकार की वंचना बनती है। और इस वंचना को दूर करने के लिए साथियों सामाजिक न्याय का नारा प्रियम्बल में दिया गया, और दूसरा जो उसके अंदर वो समानता का नारा। लेकिन बाबा साहब अंबेडकर और जितने भी संविधान निर्मात्री कमेटी में लोग थे, उन्होंने कहा अगर ऊर्ध्वाधर गैर बराबरी वाले समाज के अंदर इफ यू विल गिव रिप्रेजेंटेशन टू द पीपल, अगर आप उनको इक्वल बना देंगे सबको और कहेंगे दौड़ो, तो देयर विल बी इनइक्वालिटी। कढ़ाइयाँ सही काम नहीं कर रही है तुम्हारी, कढ़ाइयाँ दिक्कत दे रही है। कम्युनिटी, दिस सोसाइटी इज नॉट इक्वल। ये गैर बराबरी वाली समाज है, और इसके अंदर आप कह रहे हैं कि बराबरी लागू कर दीजिए, तो इसका मतलब क्या होगा? दोज हु आर अहेड दे विल गो फर्दर अहेड, एंड दोज हु आर लैगिंग बिहाइंड, जो पीछे है वो और पीछे रह जाएंगे। इसलिए साथियों हमारे संविधान निर्माताओं ने प्रियम्बल में केवल इक्वलिटी, केवल समानता की बात नहीं करी, they also went into ask equality of opportunity, जो कि आर्टिकल 16 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। यानी कि संविधान के अनुच्छेद
16 में अवसर की समानता को भी दिया गया, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि भाई सब लोग समान नहीं हैं और इसलिए हमें ये बात कहनी पड़ेगी। और वहीं पर फिर देखा कि अवसर की समानता दे देंगे तो क्या होगा, सब बराबर हो गए, अब तो अवसर की समानता है, लेकिन यहां पर फिर से कुछ पिछड़े हुए हैं और इसलिए साथियों उनको जो है रिप्रेजेंटेशन देना पड़ा कि नहीं, अगर हमको लाइन को बराबर करना है तो कुछ लोगों को सेल्फ रिप्रेजेंटेशन यानी कि रिजर्वेशन देना पड़ेगा, तब कहीं लाइन बराबर होगी। एंड देयरफॉर रिजर्वेशन सेल्फ रिप्रेजेंटेशन केम इनटू एग्जिस्टेंस। तो गैर बराबरी वाले समाज के अंदर बाबा साहब ने कहा, हमने भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 बना दिया, अनटचेबिलिटी इज अबॉलिश्ड और डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, लेकिन डिस्क्रिमिनेशन हुआ और इसलिए जो है उनको एक एक्ट बनाना पड़ा और 1955 का एक्ट बना एंटी अनटचेबिलिटी। संविधान में धारा 17 थी, उसके बाद बनाना पड़ा और उसके बाद फिर 1976 डिसेबिलिटीज एक्ट बनाना पड़ा, क्योंकि समाज में नैतिकता का नितांत अभाव था। बाबा साहब ने कहा अगर समाज का मन नहीं बदलता, समाज के विचार नहीं बदलते तो कानून कुछ नहीं कर सकता। इट हैज टू बी ऑन द बेसिस ऑफ द पीपल टू चेंज। इफ दे आर नॉट चेंजिंग, लॉ कुछ नहीं कर सकता। इसलिए साथियों मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि संविधान को उसकी सामाजिक मूल्यों की जो बिसात है उस पर पढ़ना जरूरी है। तो ये मैंने आपको 9 प्रिंसिपल बताए जिनके आधार पर, पहला मैंने बताया कि जो अच्छी गवर्नमेंट है वो सेल्फ रिप्रेजेंटेशन के आधार पर बनेगी, ओपिनियन के आधार पर नहीं बनेगी। दूसरा मैंने बताया कि जो हमारे प्रजातंत्र है उसको मजबूत करने के लिए हमें रिप्रेजेंटेशन चाहिए। तीसरा, न्यायिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए हमें सेल्फ रिप्रेजेंटेशन चाहिए। और क्योंकि भारत बटा हुआ है, इसको जो है समेकित निर्णय लेने की अभी क्षमता नहीं है और जब हम रिप्रेजेंटेशन सभी समाजों का देंगे तो तबादलाए ख्यालात में आदान प्रदान होगा, तब कहीं जाकर के माकूल प्रजातंत्र बनेगा। वो चौथा था। और पांचवा मैंने बताया क्योंकि दलितों की खुद की प्रॉब्लम अपनी है, अलग है, स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, इसलिए जो है उसको रिप्रेजेंटेशन देना पड़ेगा। मैंने जो है एक वर्च्यू ऑफ रूलर्स एंड वर्च्यू ऑफ जो है लॉ, जिसको हम लोग कहते हैं कि कुछ लोग केवल और केवल यहाँ पर राज करने के लिए रूसों के आधार पर मैंने एक आधार बताया, और फिर सामाजिक न्याय का एक आधार है, और फिर समानता का एक अधिकार है, और इसके बाद जो बहिष्कार है वो क्यूमुलेटिव है, वो समेकित है और उसकी ऐतिहासिकता बहुत लंबी है। इस आधार पर जो है आरक्षण मांगा गया और इसलिए आरक्षण गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है। इट कैन नॉट बी बेस्ड ऑन इकोनॉमी, इट हैज टू बी बेस्ड ऑन क्यूमुलेटिव deprivation of the people which have long history, जो कि हजारों वर्ष का इतिहास लिए हुए वंचना झेल रहे हैं, उनके आधार पर आरक्षण दिया जाएगा। I think I have exhausted my time. I will stop here. अगर आप लोग को कोई क्वेश्चन होगा तो I will be. धन्यवाद सर। आदरणीय प्रोफेसर विवेक कुमार जी ने आज की इस राष्ट्रीय वेब संगोष्ठी में अपनी बौद्धिक और अकादमिक प्रस्तुति से एक ऊंचाई ला दी है। जिस महत्वपूर्ण संवाद की उसे अपेक्षा थी, उन्होंने अनुरूप आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो, आवाज आपकी नहीं आ रही है।
ये शंकर जी आवाज आपकी नहीं आ रही है। अब हमारी आवाज आ रही है आप लोगों को? हेलो हेलो। हाँ सर आपकी आ आवाज रही है, आपकी आवाज आ रही है, आवाज आ रही है, आ रही है सर आवाज। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग डायरेक्ट पूछ सकते हैं जब तक वो आएंगे। अगर कोई है आपका क्वेश्चन तो। नहीं तो हेलो सर। यस सर आपने क्रीमी लेयर की कोई बात नहीं की सर इसमें। अच्छा, मुझे लगा कि जो है सब कुछ तो प्रजापति जी ने कह दिया था, मैं उसमें क्या बोलता हूँ। नहीं, लेकिन क्रीमी नहीं, लेयर उन्होंने तो एक्चुअली खाली इंट्रोड्यूस किया था। आपकी आपकी क्या ओपिनियन है क्रीमी लेयर के बारे में सर? जब तक देखिए, क्रीमी लेयर अपना छोड़ेगी नहीं तब तक ये हाँ रिजर्वेशन नीचे लोगों में कैसे पहुंचेगा सर? अब तो इतने देखिए, लोग क्रीमी लेयर में आ चुके हैं कि उन्हीं में घूमता नहीं, रहेगा। जो आप देखिए घरानों की बात कर रहे थे कि कुछ लोगों में हो गया ठीक है। है, आप सुन लीजिए, आपने क्वेश्चन कर लिया। हाँ, जी सर। मेरा मानना यह है कि देखिए, आप अगर इतनी बड़ी पॉलिसी डिसीजन ले रहे हैं तो मेरा मानना है कि क्रीमी लेयर को बनाने के लिए या क्रीमी लेयर का एनालिसिस करने के लिए बहुत ही साइंटिफिक डेटा की आवश्यकता है। ऐसा कोई बिल्कुल। डाटा नहीं है, क्योंकि मेरा जो एनालिसिस है, मेरा जो अध्ययन है, और ये यूपीएससी वाले भी कहते हैं कि 99% ऑफ आईएएस, आईपीएस, आईएफएस और जितने भी आईआरएस वगैरह आते हैं सिविल से, 99% ऑफ द पीपल दे कम फॉर द फर्स्ट टाइम। उनके घर में 99% वाले लोगों के यहाँ ऐसा कोई, और पीसीएस का भी यही डाटा है। मैंने एक अध्ययन 1000 प्रोफेसर पर किया, असिस्टेंट प्रोफेसर पर 1000 का है मेरे पास डेटा, जिसमें मैंने पाया कि केवल 2 ऐसे प्रोफेसर मिले मुझे जिनके बेटे अभी असिस्टेंट प्रोफेसर बन पाए हैं। तो मेरा ये मानना है कि अगर कोई भी निर्णय हो वो बहुत ही वैज्ञानिक डेटा के आधार पर डेटा बने, और अगर आप इंडिसीज लेंगे, अगर आप इंडिसीज लेंगे तभी कहीं जाकर के बन पाएगा। इंडिसीज का मतलब होता है 1000 लोगों पर कितने लोगों को रिजर्वेशन मिल रहा है। मैंने एक अध्ययन किया था उत्तर प्रदेश में, शिक्षा के क्षेत्र में जो है, शिक्षा के क्षेत्र में जो लिटरेसी रेट है उसका एनालिसिस किया था, और मैंने देखा उत्तर प्रदेश में, क्योंकि चमार समाज के लोग सबसे ज्यादा हैं, लेकिन उनका लिटरेसी रेट भी 17 है, धोबी समाज का भी लिटरेसी रेट 17-18 है, और पासी समाज का भी लोग 16 है। तो जो 16% है 1 करोड़ में, अगर 2 करोड़ में अगर मान लीजिए, या 4 करोड़ में 2 करोड़ चमार हैं, तो उनका नंबर ज्यादा हो जाता है और इसलिए वो रिप्रेजेंटेशन ज्यादा लगने लगता है। लेकिन अगर प्रतिशत के आधार पर देखेंगे तो प्रतिशत जो है, मुझे नहीं लगता है कि उनका 17% से ज्यादा हो पा रहा है। इसलिए अगर कोई भी निर्णय लेना है तो बहुत ही साइंटिफिक निर्णय लेना पड़ेगा, जो कि डेटा के आधार पर होगा। इसको मुझे लगता है मलाइन करने की आवश्यकता नहीं है। नहीं, ये बात तो आप सही कह रहे हैं सर कि बहुत कम परसेंटेज है जो लोग फर्स्ट टाइम आते हैं, लेकिन जो आ जाते हैं वो तो मेन स्ट्रीम में आ जाते हैं ना सर, तो उनको तो अपना दायित्व छोड़ना चाहिए। हाँ, तो इसका मतलब फिर आपको सांस्कृतिक पूंजी का अध्ययन करना पड़ेगा। सांस्कृतिक पूंजी क्या होती है? क्या एक बार के आरक्षण में सदियों से जिनके पास सांस्कृतिक पूंजी है, शिक्षा की सांस्कृतिक पूंजी है, धर्म की सांस्कृतिक पूंजी है, यहाँ तक कि राजनीति की सांस्कृतिक पूंजी है, यहाँ तक कि जो तीज और त्योहार हैं, हजारों वर्षों की सांस्कृतिक पूंजी एक बार के आरक्षण के अंदर उनमें लड़ने की सलाहियत पैदा कर देती है। ये तो मुझे लगता है कि नाइंसाफी है उस समाज के साथ
जो कि उसको आरक्षण मिल रहा है, वो भी 10 वर्ष का, 15 वर्ष का, 20 वर्ष का आरक्षण मिल रहा है, और वो उससे ये कहा जा रहा है कि आप 10, 20, 25 वर्ष के आरक्षण में सदियों वर्ष से आरक्षण लिए हुए सांस्कृतिक पूंजी वालों से लड़ लें। तो सवर्ण समाज के पास हजारों वर्ष की सांस्कृतिक पूंजी है और उससे वो लड़ने के लिए तैयार हो जाता है केवल 20-25 वर्ष में। ये मुझे नहीं लगता है कि बराबर की लड़ाई है। समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से, राजनीतिक दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से, धार्मिक दृष्टिकोण, शैक्षणिक दृष्टिकोण से, और यहाँ तक कि तीज त्योहार के मूल्यों के दृष्टिकोण से ये कोई लड़ाई नहीं हुई कि आप एक पीढ़ी में 10, 20, 25 साल का आरक्षण लें और लड़ने के लिए तैयार हो जाए हजारों वर्षों से। हाँ भाई, ये तो बात समझ गए। सर थैंक यू सर। मैं डीके गुप्ता। हेलो सर, थैंक यू सर। मैं डीके गुप्ता। यस डीके गुप्ता साहब। हाँ, ये ओबीसी का जो रिजर्वेशन है, अगर इसको डाइवर्सिफाई कर दिया जाए, जस्टिफाइड कर दिया जाए 3 से लेकर 5 श्रेणियों में, इस पर आपकी क्या राय है? ओबीसी का 3 से लेकर 5 मतलब मोस्ट बैकवर्ड एंड मोर अपग्रेडेड, इस तरीके से अगर बांटा जाए 3-4 श्रेणियों में, तो ज्यादा डाइवर्सिफाई होगा तो जस्टिफाइड होगा। ये मेरा कहना है। काफी क्या राय है? नहीं, ये तो आपका अपना निर्णय है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं आप करिए, सब कुछ करिए, लेकिन देयर शुड बी ए साइंटिफिक डेटा बेस्ड ऑन विच यू हैव टू टेक अ डिसीजन। आपके पास ऐसा वैज्ञानिक आंकड़ा होना चाहिए जिसमें यह पता चले कि प्रतिनिधित्व मिल जाएगा। मुझे आंकड़ा है पंजाब का, जहां पर वाल्मीकि समाज और जाटिया समाज के अंदर जो है डिवीजन हो गया। अब क्या है कि ना वाल्मीकि समाज के लोग आ नहीं रहे हैं और लिखा जा रहा है कैंडिडेट्स नॉट अवेलेबल, और जो लोग कुछ मिले तो उनको लिए कह दिया कैंडिडेट्स नॉट सुटेबल। तो वो कोटा खाली पड़ा है। और वैसे ही आंध्र प्रदेश में हुआ, माला मादिगा के अंदर। तो आप अगर ये व्यवस्था करते हैं कि नहीं, ये आरक्षण भरा जाएगा ओबीसी से ही, अगर ए का नहीं मिलेगा तो बी से, बी का नहीं मिलेगा तो सी से, तब तो ठीक है। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि नहीं, आप जो है 10% इनको दे दिए, 10% इन्हीं से भरा जाएगा, तो आरक्षण से व्यक्तिगत उन्नति होती है, सामाजिक उन्नति नहीं होती। इंडिविजुअल मोबिलिटी फ्रॉम रिजर्वेशन, इट इज ओनली इंडिविजुअल मोबिलिटी, नॉट टोटल कम्युनिटेरियन मोबिलिटी। ये आपको समझना पड़ेगा। उसी वर्ग से भरा जाए। अगर ओबीसी का है 3 श्रेणियों में, 3 भागों में, उसी से भरा जाए, उसको जनरल में न लाया जाए। ये मेरा कहना है। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके। ओके, मेरे ख्याल से आवाज नहीं आ रही। हो गया भाई? हेलो, माइक्रो म्यूट करिए। हेलो। हाँ सर, सादर प्रणाम। मेरा एक प्रश्न है सर आपसे। सर मेरा एक प्रश्न है जी कि सर आजादी के पहले और कुछ बाद से ही संविधान बनने की प्रक्रिया के बाद जो है आरक्षण लागू किया गया, इस उद्देश्य से कि सामाजिक न्याय की स्थापना हो सकेगी। और आज लगभग 70 वर्ष हो चुके हैं इस प्रक्रिया को संचालित हुए, लेकिन अभी भी कोई भी ऐसा वर्ग या कोई भी ऐसी जाति या कोई भी ऐसा व्यक्ति सामने नहीं आ रहा है कि अब मैं इससे लाभान्वित हो चुका हूं और मुझे अब इससे वंचित किया जाए, मैं सामाजिक न्याय प्राप्त कर चुका हूं। सर इस पर आपकी क्या राय है? शुक्ला जी, आपका प्रश्न मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ और आप यही पूछ भी सकते थे, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि रिजर्वेशन कब मिलता है रिजर्वेशन। आप ये देखिए कि आपको पता है कि भारतवर्ष में कितने जॉब हैं? इंडियन लेबर कमीशन के हिसाब से 1,70,00,000 जॉब हैं। 1,70,00,000। दलितों की आबादी है 25 करोड़। ये 25 करोड़ जो लोग हैं, आप 23 करोड़ कैसे जीते हैं? क्या रिजर्वेशन के माध्यम से जी रहे हैं? 1,70 करोड़ जॉब हैं, जिसमें से उनका हिस्सा केवल बनेगा तो ज्यादा से ज्यादा बनेगा 30 लाख जॉब। तो आज 30 लाख जॉब में क्या 24 करोड़ लोग समा जाएंगे? आप ये क्या समझ रहे हैं? क्या सब दलित जो हैं केवल आरक्षण पर जी रहे हैं? अरे भाई, कम से कम कुछ तो रहम कीजिए कि वो लोग भी जो है इस देश को चला रहे हैं। और किस तरह
केवल एक सूक्ष्म सा, आज तक कितना भरा गया है आपको पता होना चाहिए कि अगर आईएएस में 5000 आईएएस है तो 23% भी तो भरा है, भरा जाता। इसलिए आवाज इनको हो रही है, कुछ लोग माइक्रोफोन म्यूट नहीं कर रहे हैं। इंटरमीडिएट कोई रिजर्वेशन नहीं है, ये में आकर के पहली बार कोई रिजर्वेशन लेता है और उसके बाद नौकरियों के अंदर कहां पर नौकरियां हैं ये बता दीजिए जो रिजर्वेशन ले रहा हो। हजारों लोग, लाखों लोग इस समय प्राइवेट सेक्टर में दलितों से काम कर रहे हैं। इसलिए ये प्रोपोगेंडा है कि कोई नहीं, अरे बहुत बड़ा, आज हम बात कर रहे हैं आपसे केवल आरक्षण की वजह से, वरना तो कोई मौका ही नहीं देता कि हम यहाँ पर इस संस्थान के अंदर आ सके। इसलिए आरक्षण ने जो काम किया है, ये एक ऐसा वर्ग पैदा किया है जो कम से कम इस प्रजातंत्र में लोगों को मुंह दिखाने लायक बना चुका है, वरना तो इस प्रजातंत्र में कोई सकारात्मक अर्जन था ही नहीं। आरक्षण ने तो इस राष्ट्र को मजबूत किया है। वो बहुत सारे जो लोग हटे हुए थे उनको इस प्रजातंत्र की मुख्य धारा में ला करके इस प्रजातंत्र को और सुसंगठित किया है। इसलिए इसको प्रतिनिधित्वकारी और बढ़ाने की आवश्यकता है। जो 7 संस्थाएं हैं उनमें आप देख लीजिए क्या रिजर्वेशन लागू है, जुडिशरी में नहीं लागू है, जुडिशरी में कोई रिजर्वेशन नहीं है, क्वेश्चन पूछना चाहूंगी, ब्यूरोक्रेसी में नहीं है। ठीक तरह से ऊपर तक ब्यूरोक्रेसी में चले जाएंगे, सेक्रेटरी कोई रिजर्वेशन नहीं है, इंडस्ट्री में कोई रिजर्वेशन नहीं है, यहाँ तक कि मीडिया में कोई रिजर्वेशन नहीं है। जरा वहां प्रतिनिधि देख लीजिए, जहां पर रिजर्वेशन नहीं है वहां पर प्रतिनिधित्व नागड़ है। ठीक, आप अगर ऊपर के सेंट्रल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर पोस्ट में देखिए तो एक भी आपको नहीं मिलेगा, और यहाँ तक कि आप स्टेट में देख लें उच्च व्यवस्था के अंदर आपको रिजर्वेशन पे नहीं मिलेगा। इसलिए ये कहना कि लोकतंत्र खोल नहीं रहा है, अभी लागू नहीं हुआ है, रिजर्वेशन खोलने के बाद आगे आएगी।